हाय फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। रीअसेसमेंट के केसेस में जो सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क रूलिंग आया था इन केस ऑफ आशीष अग्रवाल एंड अदर्स, उसको 2 साल ख़त्म हो गए हैं। बट उससे जुड़ी जो कंट्रोवर्सी है अब तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। इनफैक्ट लिटिगेशन और भी बढ़ गया है पोस्ट आशीष अग्रवाल, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्लियरली बोला था कि अंडर द लॉ एसएससी को जो टैक्स पेयर को जो डिफेंसेस अवेलेबल रहेंगे वो इरिस्पेक्टिव ऑफ द जजमेंट एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ द सब्सिक्वेंट सीबीडीटी सर्कुलर अवेलेबल होंगे। सो बहुत सारे टैक्स पेयर्स ने अलग अलग टेक्निकल मुद्दे पे अपने रिस्पेक्टिव जुरिडिक्शन हाई कोर्ट्स में रिट पिटिशंस फाइल की थी और हाई कोर्ट्स ने बहुत सारे जजमेंट्स भी डिलीवर किए हैं। सम आर इन फेवर ऑफ द एसएससी एंड सम आर इन फेवर ऑफ द रेवेन्यू। सो ऐसा ही एक लैंडमार्क रूलिंग है, आज हम देखते हैं। डिलीवर्ड रिसेंटली डिलीवर्ड बाय द ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट in case of Hexware Technologies Limited. So let's get started. So इस केस में भी पिटिशनर ने बहुत सारे टेक्निकल लैक्यूनास पे रिट पिटिशन फाइल की थी। हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में सारे टेक्निकल लैक्यूनास डिस्कस किए हैं, बट आफ्टर गोइंग थ्रू दिस जजमेंट जो एक मुद्दा स्टैंड आउट होके आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि 87 पेजेस का एग्जॉस्टिव जजमेंट है, वो है कि हु हैज़ द जुरिडिक्शन टू इशू नोटिस अंडर सेक्शन 148। 148 की नोटिस को इश्यू करने का राइट हक किसके पास है अंडर द न्यू रिजिम ऑफ द रीअसेसमेंट, वेदर इट रिसाइड्स विद द जुरिडिक्शन एओ और विद द फेसलेस असेसमेंट यूनिट। सो देखते हैं इसी मुद्दे को। तो यहाँ हाईकोर्ट ने बहुत ही डिटेल्ड टेक्निकल एनालिसिस किया है कि हु हैज़ एक्चुअली राइट टू इश्यू नोटिस अंडर सेक्शन 148. So let's get started with the facts of the case. एसएससी का रेगुलर असेसमेंट खत्म हो गया, उसके ऑलमोस्ट 3.5 years बाद रिस्पोंडेंट नंबर 1 दैट इज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू नोटिस डेटेड 8 अप्रैल। ये जो कंट्रोवर्शियल पीरियड था अप्रैल टू जून 2021, उसके अंडर ये नोटिस 148 की इशू हुई है, stating that he had reason to believe that income chargeable for tax for the assessment AY 1516 has escaped assessment within the meaning of 147. Petitioner was also provided a copy of the reasons. Petitioner thereafter filed a writ petition, being writ number, challenging the notice issued under section 148 on the ground that the said notice has been issued on the basis of provision which have ceased to exist and are no longer in statute. The petition was allowed on 29th March and the court held that the notice dated was invalid. कोर्ट ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया, ये बिफोर आशीष अग्रवाल है, कि नोटिस इनवैलिड है 148 की। सो ये मार्च 22 में डिसीजन आया, उसके बाद आशीष अग्रवाल केस आता है मई 2022 में। सो वापस ये केस रिवर्क हो गया पोस्ट आशीष अग्रवाल। So these are the all technical grounds based on which writ petition was filed before the Honorable Bombay High Court. टोला है, फिर जो 149 की टाइम बारिंग है इशू, ये 1516 का है तो वो है नोटिस विदाउट डील। reopen basis of change of opinion, claim of reduction under section 80 JJAA। बट जो मुद्दा हम डिस्कस करेंगे वो है whether the impugned notice stated so and so is invalid and bad in law being issued by the JAO, that is jurisdiction assessing officer, as the same was not in accordance with the section 151A of the act. So basically जाओ के पास नोटिस 148 की इशू करने का राइट है कि नहीं है। देखते हैं हाई कोर्ट ने इस पे क्या रूलिंग दी। सो यहाँ रिगार्ड्स टू ग्राउंड नंबर 4 सेक्शन 151A को हाई कोर्ट ने यहाँ रिप्रोड्यूस किया है कि जो रीअसेसमेंट की स्कीम है फेसलेस के तहत कैसी होगी। यहाँ एक था प्रोवाइजो था, प्रोवाइडेड द न्यू डायरेक्शन शैल बी इशूड आफ्टर 31st day of March 22। सीबीडीटी का राइट्स दिया था कि फेसलेस को जो 148 की
रीअसेसमेंट की प्रोसीडिंग्स है उसको फेसलेस में लाने के लिए सीबीडीटी सर्कुलर जो नोटिफिकेशन है वो इशू करेगी, और अकॉर्डिंग टू दैट सीबीडीटी ने नोटिफिकेशन इशू भी किया है. So, in exercise of the power conferred by the subsection 1 and 2 of 158, CBDT issued notification dated 29th March 2022. The scheme provides that the assessment, reassessment or recomputation under section 147 of the Act, issuance of the notice under section 148 shall be through automated allocation in accordance with the risk management strategy formulated by the board as referred in section 148 of the Act for the issuance of the notice and faceless manner to the extent provided in section 144B of the Act with reference to making assessment or reassessment of total income or loss of the assessee. Thus, the impugn notice dated 27th August 2022 has been issued by the respondent number 1 JAO and not by the NFSC, which is not in accordance with the aforesaid scheme. ये जो आपको याद होगा हमारे पिछले वीडियो में भी हमने टेक्निकल लैक्यूना के बेस पे ये मुद्दा लिया था कि जो 148 की नोटिस है वो उसके राइट्स है एनएफएससी के पास, ना कि लोकल एओ के पास. फिर यहाँ डिपार्टमेंट ने अपनी कोई इंटरनल गाइडलाइंस का रेफरेंस दिया है, उसको भी हाई कोर्ट ने कॉश कर दिया कि गाइडलाइन डेटेड सो एंड सो रिलाइड बाय द रेवेन्यू इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज दिस गाइडलाइंस आर इंटरनल गाइडलाइंस एज इज क्लियर फ्रॉम द एंडोर्समेंट ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द गाइडलाइन, कॉन्फिडेंशियल फॉर डिपार्टमेंट सर्कुलेशन ओनली. द सेट गाइडलाइंस आर नॉट इशूड अंडर सेक्शन 119. जो 119 सीबीडीटी के पास पावर है ऐसी नोटिफिकेशन और सर्कुलर इशू करने का. Any such guideline issued by the CBDT is not binding on the petitioner. Further, the said guidelines is also not binding on respondent 1 as they are contrary to the provisions of the Act and scheme frame under 151A. The effect of a guideline came up for a discussion in Sofitel Realty LLP versus ITO, wherein this court has held that the guidelines which are contrary to the provision of the Act cannot be relied by the revenue to reject an application for compounding filed by the SSE. जो डेट्रीमेंटल होती है एसएससी को, ऐसी कोई भी गाइडलाइन, सर्कुलर, नोटिफिकेशन अंडर द लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है एसएससी को. द कोर्ट हैड हेल्ड दैट गाइडलाइंस आर सबऑर्डिनेट टू द प्रिंसिपल एक्ट और रूल्स. यू कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट और ओवरराइड द एप्लीकेशन ऑफ द ऑन द सेम वेरी बेसिस ग्राउंड. जो सीबीडी का सर्कुलर इशू हुआ था आफ्टर आशीष अग्रवाल केस, उसको भी बहुत सारी कोर्ट्स ने नहीं माना है और रिजेक्ट कर दिया है. The guidelines cannot travel beyond the scope of the powers conferred by the Act or rules. The guidelines do not deal with the refer to the scheme dated 29th March 2022, framed by the government under Section 151 of the Act. Section 151A of the Act under Section 3 provides that the scheme is so framed is required to laid before each house of the Parliament. Therefore, the scheme dated which has also been laid before the Parliament would be binding on the revenue, and the guideline dated cannot supersede the scheme. And if it provides contrary to the scheme, then the same is required to be treated as invalid and bad in law. Obviously, जो एक्ट है जिसको पार्लियामेंट की अप्रूवल मिली है उसको सुपरसीड कोई भी गाइडलाइंस नोटिफिकेशन नहीं कर सकता. Further, in our view, there is a question of concurrent jurisdiction of the JAO and the FAO, that is Faceless Assessment Unit, for issuance of notice under section 148 or even passing assessment or reassessment order. When specific jurisdiction has been assigned to either the JAO or FAO in the scheme dated 29th March 22, then it is to be exclusion of the other. दोनों को साथ साथ jurisdiction possible नहीं है. To take away any other view in the matter would not only result into chaos but also render the two faceless proceedings redundant. If the argument of the revenue is to be accepted, then even the notices are issued by the FAO, it would be open to an assessee to make submission before the JAO and vice versa, which is clearly not the contemplated in the Act. Therefore, there is a question of concurrent jurisdiction of the both FAO or the JAO with respect to the issuance of notice under section 148. The scheme clearly provides that issuance of notice shall be through automated allocation, which means the same is mandatory and is required to be followed by the department and does not give any discretion to the department to choose whether to follow it or not. Department को mandatory follow करना है, कोई choice नहीं है. That automated allocation is defined in paragraph 2B of the scheme to mean an algorithm for the randomized allocation of cases
by using suitable technological tools including artificial intelligence and machine learning with a view to optimize the use of resources. Therefore, it means that the case can be allocated randomly to any officer who would then in jurisdiction to issue notice under section 148. It is not the case of respondent 1 that the respondent 1 was the random officer who had been allocated jurisdiction. With respect to the arguments of the revenue, that is notification dated provides a scheme so framed applicable only to the extent provided in section 144B of the Act, and section 144B of the Act does not refer to issuance of notice under section 148, and hence notice cannot be issued by the FAO as per the scheme. We express our views as follows. Section 151A of the Act itself contemplates formulation of the scheme for both assessment, reassessment, recomputation under section 147 as well as issuance of notice under 148. Therefore, the scheme framed by the CBDT, which covers both the aforesaid aspect of the provision, cannot be said to be applicable only for the one aspect, that is proceeding post the issuance of notice under section 148, being assessment, reassessment or recomputation, and inapplicable to the issuance of notice under section 148. यानी जो 148 की नोटिस है और 148 की नोटिस के बाद जो प्रोसीडिंग्स होती है असेसमेंट और रीअसेसमेंट की, वो दोनों सेपरेट नहीं है, उसका जो कंबाइंड राइट्स है वो फेसलेस के पास है. The scheme is clearly applicable for the issuance of notice under 148, and accordingly it is only the FAO which can issue notice under 148 and not the JAO. The argument advanced by the respondent would render clause 3B scheme odious and to be ignored or contravened as according to the respondent, even though scheme specifically provides for the issuance of notice under section 148 in a faceless manner, no notice is required to be issued under 148 in a faceless manner. In such a situation, not only clause 3B but also first two line below 3B would be odious, and it deals with the aspect of the issuance of notice under 148. Respondent, being an authority subordinate to CBDT, cannot argue that the scheme framed by the CBDT and which has been laid before the both House of Parliament is partly odious and inapplicable. The argument advanced by the respondent explicitly makes clause 3B odious and impedibly makes the whole scheme odious. If the clause 3B of the scheme is not applicable, then only 3A scheme remains. What is covered in 3A is already provided in 144B, which section provides for the faceless assessment, covers assessment, reassessment, recomputation under 147. Therefore, if revenue's arguments are to be accepted, there is no purpose of framing scheme only for 3A, which is in any event already covered under faceless assessment regime in 144B. Therefore, argument of the respondent renders the whole scheme redundant. With reference to the decision of the Honorable Kolkata High Court in case of Triton Overseas Private Limited, the Honorable High Court has passed order without considering the scheme dated, as the said scheme is not referred in the order. Therefore, the said judgment cannot be treated as precedent or relied upon by the jurisdiction AO to issue notice under 148. Honorable Kolkata High Court has referred to an office memorandum dated which has been dealt with above. यहाँ हाई कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस ऑफिस मेमोरेंडम की भी धज्जियां उड़ा के उसको भी quash कर दिया है. Therefore, no reliance can be placed on the said office memorandum to justify the JAO has jurisdiction to issue notice under 148. Further, the Honorable Telangana High Court in case of the Kanakkala Ravindra Reddy versus ITO has held it in view of the provision of 158 of the Act. Read with the scheme dated 29th March, notices issued by the JAO are invalid and bad in law, and we are also of the same view. So, lastly, High Court ne to sum up their decision, whether the TOLA is applicable for the assessment year 15-16 and whether any notice issued under section 148 will travel back to the original date. No, High Court ने बोल दिया नहीं, TOLA applicable नहीं है 15-16 को और travel back नहीं कर सकती. Whether notice dated is issued under 148 and is barred by the limitation as per the first proviso to 149. Yes, absolutely. Whether the impugned notice dated is invalid and bad in law as the same has been issued without din. Yes. Whether the impugned notice dated is invalid and bad in law being issued by the JAO as the same was not in accordance with the 158. Yes, absolutely. जो हमने अभी
ऊपर डिस्कस किया। Whether the issue raised in impugn order show an alleged escapement of income represented in form of asset or expenditure in respect of transaction in relation to an event or entry in the books as required by the 149 1B. No. So that was it. यहाँ हाईकोर्ट ने पूरी अपील जो है एसएससी की उसको अलाउ कर दिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये जो डिसीजन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन नाउ जब जो अभी 2021 के रीअसेसमेंट हो रहा है तो 148 इश्यू जाओई इशू कर रहा है। तो ये टेक्निकल मुद्दा एक बड़ा चैलेंजिंग है कि आप चैलेंज कर सकते हैं उस 148 के नोटिस को कि जाओ के पास कोई राइट नहीं है। क्लियरली बहुत सारी हाईकोर्ट्स ने बोला है जो हमने इस केस लॉ में देखा और उसके ऊपर तेलंगाना हाईकोर्ट ने भी दिया है कि जाओ के पास आफ्टर 29 मार्च 2022 कोई राइट्स नहीं है 148 की नोटिस इशू करने का। दैट राइट्स ओनली रिसाइड्स विद द नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर, वही इशू कर सकता है। सो ये टेक्निकल मुद्दा आप अपनी जो करंट रीअसेसमेंट की प्रोसीडिंग्स कोई भी चल रही हो उसमें भी उठा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।